नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी लिपि की कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ अक्षर नहीं है। ये एक पूरी संस्कृति और कह सकते हैं एक पहचान का किला है। आज बात होगी ओल्ड चिकी की। हमारे पास जो स्रोत है वे एक बहुत खास कहानी बताते हैं। ये कहानी है पंडित रघुनाथ मुर्मू की। उन्होंने 1925 में संथाली समुदाय के लिए एक लिपि बनाई और अब 2025 में ये लिपि अपनी 100वीं सालगिरह मनाने जा रही है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक लिपि बनती कैसे है, कैसे वो प्रकृति से प्रेरणा लेती है और कैसे वो एक पूरे समुदाय के लिए एक तरह से राजनीतिक और साहित्यिक जागृति का प्रतीक बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1925 में ओडिशा के मयूरभंज जिले से। वहां के घने जंगलों से एक नौजवान थे पंडित रघुनाथ मुर्मू और उनके मन में एक बहुत गहरी चिंता थी। भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने आदिवासी समुदायों में से एक संथाली लोगों के पास अपनी भाषा तो थी, लेकिन उसे लिखने का अपना कोई तरीका, अपनी कोई लिपि नहीं थी। और ये बात देखिए सुनने में शायद छोटी लगे, है ना? हाँ, एक लिपि ही तो नहीं थी। बिल्कुल। पर इसका असर बहुत गहरा होता है। किसी समुदाय के पास अपनी लिपि ना होने का मतलब सिर्फ एक भाषाई असुविधा नहीं है, ये एक पहचान का संकट है। संथाली लोगों को अपनी बात लिखने के लिए बंगाली, ओडिया, देवनागरी या फिर रोमन जैसी बाहरी लिपियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी? मेरा मतलब है, अगर वो दूसरी लिपियों में लिख पा रहे थे तो फिर अपनी लिपि की जरूरत क्यों महसूस हुई? बहुत अच्छा सवाल है। दिक्कत ये थी कि ये जो बाहरी लिपियां थीं, वो संथाली भाषा की आत्मा को पकड़ नहीं पाती थीं। संथाली में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं, ऐसे उतार चढ़ाव हैं, जो इन लिपियों में हैं ही नहीं। तो हर बार जब वे लिखते थे, तो अपनी ही भाषा का एक हिस्सा वो खो देते थे। वो शब्द तो लिख पाते थे, पर उसकी रूह नहीं। ये कुछ ऐसा था जैसे आप किसी बहुत सुरीले गीत को किसी बेसुरे साज पर गाने की कोशिश कर रहे हों। आवाज तो आएगी, पर वो जादू नहीं आएगा। से पंडित मुर्मू की यात्रा शुरू होती है और दिलचस्प बात यह है कि ओल्ड चिकी का आविष्कार किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के रिसर्च लैब में या किसी सरकारी कमेटी की बैठक में नहीं हुआ। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक तरह का दिव्य क्षण था। बिल्कुल। वो कोई भाषा विज्ञानी नहीं थे जो नियमों की किताब लेकर बैठे हों। वो एक चिंतक थे, एक कलाकार थे। वो अक्सर साल के जंगलों में घूमते थे, प्रकृति को बहुत करीब से देखते थे और अपने बुजुर्गों से अपनी संस्कृति की कहानियां सुनते थे। कहते हैं कि उन्हीं जंगलों में उन्हें अक्षरों की आकृतियां दिखने लगी, मतलब पेड़ों पर या पत्थरों पर। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही। उन्होंने चीजों को सिर्फ चीजों की तरह नहीं, बल्कि आकृतियों और इशारों के रूप में देखना शुरू किया। जैसे खेत में काम करते हुए किसी के हाथ का मुड़ना। अच्छा। तय कर लिया कि अगर संथाली लोगों की कोई लिपि होगी, तो वो उनकी अपनी मिट्टी से, उनकी अपनी जिंदगी से ही जन्म लेगी, किसी से उधार नहीं ली जाएगी। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि ज्यादातर लिपियां तो सदियों में धीरे धीरे विकसित होती है ना, हजारों साल लगते हैं उन्हें बनने में। बिल्कुल। और यही बात ओल्ड चिकी को असाधारण बनाती है। अगर हम लैटिन या देवनागरी जैसी लिपियों को देखें, तो वो एक लंबी विकास यात्रा का नतीजा है। लेकिन ओल्ड चिकी को एक ही व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक पूरी की पूरी वैज्ञानिक प्रणाली के तौर पर डिजाइन किया। और ये दुनिया की उन गिनी चुनी लिपियों में से है जिसका हर अक्षर चित्र लिपि पर आधारित है। यानी हर अक्षर अपने आसपास की दुनिया का एक छोटा सा चित्र है। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते, अक्षरों के पीछे की दुनिया। क्या आप हमें कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे ये अक्षर सीधे उनकी जिंदगी से उठाए गए हैं? जरूर। ये बहुत दिलचस्प है। जैसे ओल्ड चिकी में एक अक्षर है लो। इसकी आकृति ठीक वैसी है जैसे कोई इंसान मेहनत करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। ये काम का प्रतीक है। वाह! एक और अक्षर है ओत, जो पहाड़ के घुमावदार आकार जैसा दिखता है। एक अक्षर है अक, जिसे अगर आप ध्यान से देखें तो लगता है जैसे कोई आदमी कंधे पर कुल्हाड़ी रखे खड़ा है। और आ अक्षर के बारे में मैंने पढ़ा कि वो बोलते हुए खुले मुंह जैसा दिखता है। ये तो कमाल है। मतलब जब एक बच्चा ये अक्षर सीख रहा होता है तो वो सिर्फ क ख ग घ नहीं रट रहा, वो अपनी पूरी संस्कृति की तस्वीर देख रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही रघुनाथ मुर्मू की दूरदर्शिता थी। उन्होंने लिपि को सिर्फ संचार का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे संस्कृति का विस्तार बना दिया। हर अक्षर एक कहानी कहता है और हर शब्द एक तस्वीर बनाता है। जब एक संथाली बच्चा लिखना सीखता है, तो वो सिर्फ लकीरें नहीं खींच रहा होता,
वो अपनी जिंदगी, अपनी पहचान, अपने परिवेश का नक्शा बनाना सीख रहा होता है। तो आपके पास इतनी सुंदर, इतनी सार्थक और सांस्कृतिक रूप से इतनी गहरी लिपि है। इसे तो सबने हाथों हाथ लिया होगा, है ना? मुझे लगता है कि इसका स्वागत बड़े जोर शोर से हुआ होगा। असल में हुआ इसका ठीक उल्टा। अच्छा। इसे स्वीकार करना तो दूर, शुरुआत में इसका जबरदस्त विरोध हुआ, और वो भी एक तरफ से नहीं, कई तरफ से। विरोध? क्यों? अपनी भाषा, अपनी लिपि का विरोध कौन करेगा? देखिए, उस समय का राजनीतिक माहौल बहुत अलग था। 1920 और 30 का दशक। अंग्रेज सरकार किसी भी ऐसी चीज पर बहुत शक करती थी जिससे किसी भी तरह की स्वदेशी एकता या सांस्कृतिक गौरव की भावना पैदा हो। उन्हें लगा कि ये एक अलग लिपि एक नए आंदोलन की चिंगारी बन सकती है। तो एक तरफ तो अंग्रेजों का दबाव था। ठीक है, अंग्रेजों की बात तो समझ में आती है, लेकिन विरोध और कहाँ से आया? विरोध आया पड़ोसी भाषाई समूहों से भी। उनका तर्क था कि अगर संथाली लोग अपनी अलग लिपि अपना लेंगे तो वो बंगाली, ओडिया या हिंदी भाषी समाज से, तथाकथित मुख्य धारा से। हाँ, उस मुख्य धारा से भी और कट जाएंगे। उनका कहना था कि ये विकास के रास्ते में एक रोड़ा है। तो ये एक तरह से दो तरफा हमला था। तो ऐसे में एक अकेले इंसान ने इसे लोगों तक कैसे पहुंचाया? जब सरकार भी खिलाफ हो और पड़ोसी भी, तो आप लोगों को कैसे मनाते हैं? यहीं उनके संघर्ष की असली कहानी शुरू होती है। पंडित मुर्मू अपनी लिपि के लिए एक तरह से घुमंतु बन गए। वो एक छोटा सा चौक बोर्ड लेकर गांव-गांव जाते। रात में तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी में वो गांव के बुजुर्गों और मुखियाओं को इकट्ठा करते और उन्हें अपनी लिपि समझाते। उनका एक बहुत ही शक्तिशाली उद्धरण है जो हमारे स्रोतों में मिलता है। वो कहते थे, हमारी भाषा हमारी माँ है और ये लिपि उसके कपड़े हैं। हम उसे किसी अजनबी के कपड़े पहनने के लिए कैसे कह सकते हैं? वाह, ये तो बहुत ही भावुक और सीधी बात है। इसका असर तो हुआ होगा। तुरंत नहीं। शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। कुछ ने इसे एक आदिम या पिछड़ा हुआ आविष्कार कहकर खारिज कर दिया। लेकिन असली क्रांति तब शुरू हुई जब लोगों ने इसकी ताकत को खुद महसूस किया। जब एक किसान ने पहली बार अपनी बोली में अपने दूर के रिश्तेदार को एक चिट्ठी लिखी। जब एक गांव के कवि ने अपने प्राचीन लोकगीतों को पहली बार कागज पर उतारा। जब समुदाय ने अपने पारंपरिक कानूनों को बिना किसी अनुवादक की मदद के लिखना शुरू किया, तब उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये आत्मनिर्भरता है, ये आत्मसम्मान है। ये एक मूक क्रांति थी जो धीरे धीरे गांव में फैल रही थी। और आज जब हम इसके 100 साल की यात्रा को देखते हैं, तो ये किसी फिल्म की कहानी लगती है। दशकों तक ओल चिकी एक तरह की छिपी हुई लिपि थी जो ज्यादातर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भीतरी इलाकों में ही इस्तेमाल होती थी। तो फिर वो बड़ा मोड़ कब आया? ये लिपि कुछ गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंची? इस यात्रा में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ आया साल 2003 में। ये वो साल था जब संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। एक मिनट में यहाँ रोकना चाहूंगी। 8वीं अनुसूची में शामिल होने का असल में मतलब क्या होता है? मतलब क्या ये सिर्फ कागज पर एक आधिकारिक ठप्पा है या इससे जमीन पर भी कुछ बदलता है? ये सिर्फ एक ठप्पा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब था कि संथाली अब भारत गणराज्य की एक आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा बन गई थी। इससे उसे सरकारी संरक्षण मिला, साहित्य अकादमी जैसे संस्थानों में जगह मिली, और सबसे बड़ी बात, ओल चिकी को उसकी आधिकारिक लिपि के रूप में मान्यता मिली। अचानक जिसे लोग जंगल की लिपि कहते थे, वो अब स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल हो गई, और आज तो ये आपके स्मार्टफोन के कीबोर्ड पर भी मौजूद है। ये तो वाकई जंगल से संविधान तक का सफर है। और मैंने स्रोतों में छठी ध्वनि के रहस्य के बारे में भी कुछ पढ़ा था। ये क्या चीज है? हाँ, ये ओल चिकी की वैज्ञानिक प्रतिभा का शायद सबसे बड़ा सबूत है। संथाली जैसी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं में कुछ ऐसी खास ध्वनियां होती हैं जिन्हें भाषा विज्ञान में चेक्ड कॉन्सोनेंट्स या ग्लॉटल स्टॉप्स कहते हैं। रुकिए, ये थोड़ा तकनीकी हो रहा है। चेक्ड कॉन्सोनेंट्स, इसका मतलब क्या है? क्या हिंदी या अंग्रेजी में इसका कोई उदाहरण है ताकि हम समझ सकें? बहुत अच्छा सवाल। इसका सीधा उदाहरण इन भाषाओं में नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक ऐसी ध्वनि है जहां बोलते बोलते आप गले में हवा को अचानक एक झटके से रोक देते हैं। जैसे? अंग्रेजी में जब कोई हैरानी से कहता है ओ। अच्छा, ओ। तो अ और ओ के बीच में जो एक छोटा सा पॉज आता है जहां हवा रुकती है, वो ग्लॉटल स्टॉप जैसा है। संथाली में ये ध्वनियां शब्दों के मतलब बदल देती हैं। ज्यादातर लिपियां जैसे देवनागरी या रोमन
इन ध्वनियों को बिना किसी विशेष चिन्ह के सही सही नहीं लिख सकती। तो मतलब रघुनाथ मुर्मू ने इन रुकी हुई ध्वनियों के लिए भी अक्षर बना दिए। ठीक यही, उन्होंने इन ग्लॉटल स्टॉप्स के लिए विशेष अक्षर डिजाइन किए। ये किसी एकेडमिक भाषा विज्ञानी से भी ज्यादा गहरी समझ की बात है, और इसी वजह से ओल चिकी अपनी भाषा परिवार के लिए दुनिया की सबसे वैज्ञानिक और सटीक लिपियों में से एक मानी जाती है। अविश्वसनीय। मतलब उन्होंने सिर्फ अक्षरों की आकृतियां ही नहीं बनाई, बल्कि भाषा विज्ञान के इतने गहरे स्तर पर जाकर काम किया। ये तो किसी अकादमिक शोधकर्ता का काम लगता है, किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं जो जंगलों से प्रेरणा ले रहा हो। ये पंडित रघुनाथ मुर्मू तो एक किंवदंती जैसे लगते हैं। और वो हैं भी। संताली समुदाय उन्हें प्यार और सम्मान से गुरु गोमके कहता है। गुरु गोमके। हाँ, यानी महान शिक्षक। और उनके जीवन से जुड़ी कहानियां किसी प्राचीन मिथक की तरह सुनाई जाती हैं। जैसे कि कोई कहानी बताइए जो उनके इस दर्जे को बयां करती हो। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर पूरा संथाली महाकाव्य खेरवाल बीर ओल चिकी में लिखा, और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने आखिरी शब्द लिखा, उस पेड़ पर बैठे सारे पक्षी एक नई अनसुनी लय में गाने लगे। उनके लिखे नाटक जैसे बिंदु चंदन आज भी गांव में खेले जाते हैं, और इन नाटकों में अक्सर ओल चिकी लिपि को देवताओं के एक उपहार के रूप में दिखाया जाता है। तो अब हम आज के समय पर आते हैं, 100 साल बाद, इस डिजिटल युग में, जब दुनिया भर की भाषाएं और लिपियां हर दिन खत्म हो रही हैं। ओल चिकी का ये उत्सव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये सिर्फ एक पुरानी चीज का जश्न है, या इसका आज भी कोई गहरा मतलब है? इसका आज बहुत गहरा और प्रासंगिक मतलब है। हमारे स्रोत इसके दो बड़े आधुनिक प्रभाव बताते हैं। पहला है राजनीतिक गौरव। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और पूरे भारत में संथाली आबादी के लिए ओल चिकी सिर्फ एक लिपि नहीं है, ये उनकी राजनीतिक एजेंसी और सांस्कृतिक पहचान का झंडा है। ये दुनिया को ये बताने का तरीका है कि हम यहाँ हैं, हमारी अपनी आवाज है और हमारी अपनी लिपि है। और दूसरा प्रभाव? दूसरा है साहित्यिक पुनर्जागरण। संथाली कवियों, लेखकों, पत्रकारों और ब्लॉगर्स की एक पूरी नई पीढ़ी सामने आई है। ये पीढ़ी ओल चिकी का इस्तेमाल करके अपनी कहानियों को, अपने इतिहास को अपने नजरिए से फिर से लिख रही है। वो औपनिवेशिक अतीत की छाया से बाहर निकलकर अपनी आवाज में अपनी बात कह रहे हैं। तो ये लिपि सिर्फ अतीत को सहेज नहीं रही, ये भविष्य का निर्माण भी कर रही है। तो कुल मिलाकर ये एक लिपि की कहानी नहीं है, ये एक सपने की कहानी है जो एक इंसान ने जंगल में देखा, और वो सपना आज भारतीय संविधान का हिस्सा है। ये इस बात का उत्सव है कि सदियों के इंतजार के बाद संथाली भाषा को आखिरकार अपनी आंखें मिल गईं, जिससे वो अपनी दुनिया को खुद देख और दिखा सकती है। तो अगली बार जब कोई इन गोल लयबद्ध अक्षरों को कहीं लिखा हुआ देखे, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ कागज पर स्याही नहीं है। ये जंगल है जो दुनिया से बात कर रहा है। ये एक सभ्यता की 100 साल पुरानी धड़कन है जिसने गुमनामी में खो जाने से इनकार कर दिया। और जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज की इस वैश्वीकृत दुनिया में जहां हर चीज एक जैसी होती जा रही है, ओल चिकी की कहानी से दूसरी संस्कृतियां अपनी पहचान को बचाने के बारे में क्या सीख सकती हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक लिपि, सिर्फ कुछ आकृतियां, सच में किसी सभ्यता के दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती हैं।